हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखते हैं ये क्या होता है। इसने बताया कि जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक डायपोल को रखते हैं तो उस केस में हमारे डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड अब तक हमने जितने भी टॉपिक किए हैं, हम एक ही कॉमन टर्म देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। और जो हमारा वर्क डन होता है वो वर्क डन ही हमारा उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब जैसे इस केस में हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। आपको पता है डायपोल कैसा होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस टू ए इज नोन एज डायपोल। ये जो डायपोल होगा जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और जो नेगेटिव पे लगाएगा वो इक्विवेलेंट अपोजिट होता है। तो जो इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स लगेगा उससे कपल क्रिएट होगा और कपल की टेंडेंसी क्या होती है, रोटेट करवाने की होती है, जिससे हमारा क्या बनता है, टॉर्क बनता है। और उस टॉर्क के कारण हमारा जो डायपोल होगा उसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी। अब टॉर्क लगेगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर वर्क डन हुआ, क्योंकि ये वर्क डन ये जो होगा हमारे डायपोल को रोटेट करवा देगा किसी एंगल से। और जब ये रोटेट करवाएगा तो वर्क डन होगा, और जो वर्क डन होता है किसी भी बॉडी के ऊपर वो हमेशा उस बॉडी के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हमें किसी डायपोल की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो उसको हम ये निकाल दें कि उसको किसी एंगल से रोटेट करने में हमने वर्क डन कितना किया, वही वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे पास फिगर गिवन है। इसके अंदर ये आपको दी गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ई आपका इस डायरेक्शन में है। ये आपका डायपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बनाता है। क्लियर है। ये आपकी डायपोल की डिस्टेंस टू ए, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ पे रखा। अब जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। ये हम काफ़ी पहले पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। नेगेटिव के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब फोर्स कितना लगेगा ये हम रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज। अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालें तो चार्ज इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये बन जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। तो हमारे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगा, प्लस क्यू ई, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर हमारा फोर्स लगा नेगेटिव क्यू ई। जो डायपोल मोमेंट होगा इस डायपोल का वो आपको पता हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखिए इसकी वर्डिंग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने जो लिया है वो बता देंगे हम। देखिए हमने क्या माना, एक इलेक्ट्रिक डायपोल माना जिसको हमने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर। जो हमारा डायपोल मोमेंट पी था, अब ये याद रखना जो एंगल थीटा है वो किस किस के बीच में है, डायपोल मोमेंट पी जो हमारा डायपोल मोमेंट है डायपोल का और इलेक्ट्रिक फील्ड, उन दोनों के बीच का एंगल आपका है थीटा। तो दो इक्वल और अपोजिट फोर्स प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई ये आपके डायपोल के दो एंड्स पे लगते हैं। दो फोर्स आपके क्या बनाएंगे, कपल बनाएंगे, और जो कपल है उसके कारण क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। अब इस टॉर्क की वैल्यू हम निकालते हैं कि इस सिचुएशन में यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा उस टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी। टॉर्क की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होगी। टॉर्क आपका कितना होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपका टॉर्क का फॉर्मूला होता है कि एक तो जो फोर्स लगता है वो कितना है और मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज, दोनों फोर्सेज के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए दोनों फोर्सेज कौन से हैं, एक फोर्स ये वाला, एक फोर्स ये वाला। अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो ऐसे, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी, ये वाली। इस टॉपिक में इसने यहाँ पे इसको सोल्व करके नहीं दिखाया हुआ, लेकिन ये टॉपिक हम पीछे कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। और ये डायपोल जो है इसकी लेंथ आपको पता है कितनी है, 2a है। यहाँ पे ये एंगल थीटा बनाता है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है।
फॉर एग्जाम्पल हम इसको नेम दे देते हैं ABC। तो यहाँ पे ABC जो है वो आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, जिसके अंदर BC आपका क्या रहेगा, बेस, क्योंकि इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी है और दूसरा एंगल BC पे है। आपको निकालना क्या है, AB निकालना है, और जो साइड गिवन है उसको कहाँ रखते हैं, नीचे, AC आपको गिवन है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनेगा, AB का मतलब परपेंडिकुलर गिवन है, डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, P/H। P/H आपको सबको पता है साइन थीटा बनता है, साइन थीटा। आपको तो AB निकालना, तो जो ये AC है यहाँ डिवाइड से कहाँ आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। AC की वैल्यू कितनी है, 2A, तो ये बन जाएगा 2A साइन थीटा। 2A साइन थीटा आपकी किसकी वैल्यू बन जाती है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी वैल्यू बन जाती है 2A साइन थीटा। क्लियर है। अब देखिए इसको इसने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि आपका जो टॉर्क होगा, टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू कितनी है, QE। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, माइनस चार्ज प्लस चार्ज को छोड़ दें, तो अपने पास फोर्स कितना, QE, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल ही होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, 2A साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच की, दो फोर्सेज के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ से आप देखोगे 2AQ, अगर ये तीन टर्म इकट्ठी हों तो उसको आप क्या लिख सकते हो, P लिख सकते हो, डाइपोल मोमेंट लिख सकते हो। तो इसको आपने P की फॉर्म में रखा तो ये बना PE साइन थीटा। ये आपके पास उस टॉर्क की वैल्यू आई जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर लगेगा। हमने टॉर्क क्यों निकाला, क्योंकि हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, और जो यहाँ पे कपल या टॉर्क है वो उसको रोटेट करवाएगा हमारे डाइपोल को, तो रोटेट करवाएगा तो एंगुलर के केस में वर्क डन टॉर्क इनटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो टॉर्क तो पता चल गया, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम एंगल के अकॉर्डिंग मान लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए हम ये मान लेते हैं कि जो डाइपोल है उसको हमने किसी एंगल डी थीटा पे रोटेट करवाया। ऐसे मान लिया ये हमारा डाइपोल था, इस प्रकार से जो हमारा एंगल थीटा बनाता था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, हमने इसको एक स्मॉल एंगल डी थीटा पे रोटेट करवा दिया इस प्रकार से। क्लियर है। तो जब डिस्प्लेसमेंट होगी, इसके ऊपर टॉर्क लगता है तो वर्क डन होगा, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो यहाँ से लिखेंगे स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन DW। अब आपको पता वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, ये तो लीनियर के केस में है। अब यहाँ पे एंगुलर की बात है तो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। क्लियर है। टॉर्क की वैल्यू पुट कर दो PE साइन थीटा इनटू में डी थीटा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद जो टोटल वर्क डन है, अब देखिए ये तो हमारा स्मॉल वर्क डन आया है किसी एंगल डी थीटा पे हमारे डाइपोल को रोटेट करवाने के लिए। अब हम ये निकालें कि हम टोटल वर्क डन हमें कितना करना पड़ेगा अगर हम किसी एक एंगल से दूसरे एंगल तक हमारे डाइपोल को रोटेट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में एंगल जो है θ1 बनाया हुआ था हमारे डाइपोल ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, बाद में हमने उसको रोटेट करवा के एंगल θ2 कर दिया, तो वहां तक जाने में हमें टोटल कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखिए टोटल वर्क डन के लिए कैसे करते हैं, स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट्स रखो लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ये दिखाता है इनिशियल पोजीशन, ये दिखाता है फाइनल पोजीशन, θ1 टू θ2। और किसका इंटीग्रेशन करेंगे, स्मॉल वर्क डन DW का। स्मॉल वर्क डन की वैल्यू कितनी है, PE साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है। तो चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका। सबसे पहले तो आप ये देखो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है, यहां से देखो D के साथ जो टर्म है सिर्फ वही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट। D के साथ थीटा, तो थीटा वाली टर्म आपकी क्या है, वेरिएबल, उसका आपको इंटीग्रेशन करना होगा। PE आपका क्या है, कांस्टेंट, इसको ले आओ बाहर। अब यहां से आपको याद रखना है जो साइन थीटा है इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा होता है, ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा। इंटीग्रेशन को सोल्व कैसे करते हैं, लोअर लिमिट यहाँ, अपर लिमिट यहाँ। इसके बाद क्या होता है अगला स्टेप, एक बार अपर लिमिट रख दो, माइनस का सिंबल, फिर उसके अंदर लोअर लिमिट रख दो। तो देखिए जब अपर लिमिट रखोगे, इसने डायरेक्ट सोल्व कर रखे हैं, हमें थोड़ा सा करके दिखाना पड़ेगा सोल्व इसको। आपके पास PE बाहर, माइनस अपर लिमिट रखोगे तो यहाँ बनेगा कोस थीटा 2, और माइनस का सिंबल फॉर्मूले से, और माइनस इसके पास खुद पड़ा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोस थीटा 1। क्लियर है। अब इसने देखिए इसने क्या किया, कोस थीटा 1 को पहले लिख रखा है, तो ये अपना प्लस का था, और इसको बाद में लिख रखा है ये माइनस का था, तो इसी टर्म को इसने इस प्रकार से लिख रखा है। क्लियर होगा अब।
चलिए देखते हैं आगे। अब ये आपके पास आया वर्क डन W, टोटल वर्क डन किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को एंगल θ1 से θ2 तक रोटेट करवाने में किया गया जो वर्क डन है। आपको पता है जो वर्क डन होता है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आपके डायपोल में स्टोर हो जाएगा। तो इसी को हम लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी U PE cos θ1 माइनस cos θ2। क्लियर है। इसके बाद अब इसने कुछ स्पेशल केस की फॉर्म में बनाया हुआ है कि अगर हम ये माने कि शुरू में हमारा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर था, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, मान लो हमने डायपोल को ऐसे रखने की बजाय ऐसे रख दें, परपेंडिकुलर रख दें डायपोल को -Q प्लस Q, तो शुरू का जो एंगल होगा जो θ1 है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो इस केस में अगर हम θ1 को 90 पुट कर दें तो देखिए क्या बनेगा, θ1 को 90 करेंगे, cos 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 0 होती है। तो ये टर्म यहाँ से क्या हो जाएगी, कैंसल। तो जो पोटेंशियल एनर्जी बचेगी ये माइनस cos θ है, -12 आ जाएगा, -PE cos θ। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो cos θ की जगह क्या आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है। तो शुरू में अगर हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, -P वेक्टर डॉट मल्टीप्लाई E वेक्टर। इसके बाद कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं इसके। फर्स्ट केस आपका है पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए इसमें क्या है कि अगर हमारा थीटा 0 डिग्री हो, अब हम जो ये एक्सप्रेशन अभी किया है हमने, ये एंगल थीटा वाला यहाँ से, इसको हम स्पेशल केस में कन्वर्ट करेंगे कि अगर हमारे डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दें, जैसे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में हम अपने इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दें तो क्या होगा। देखिए डायरेक्शन दोनों की सेम है तो दोनों के बीच का एंगल कैसा, 0। cos 0 रखेंगे, आपको पता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, -PE। अब PE तो मैक्सिमम वैल्यू है लेकिन सिंबल आगे कैसा है, नेगेटिव, तो ये कैसी बन जाएगी आपकी, मिनिमम वैल्यू बन जाएगी। इसका मतलब जब आपका इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल होगा तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, मिनिमम होगी। क्लियर है। इसके बाद सेकंड केस, अगर आपका एंगल आपका इलेक्ट्रिक डायपोल 90 डिग्री बनाता हो, ये आपका इनिशियल और फाइनल नहीं है, डायरेक्ट फाइनल की वैल्यू हम देख रहे हैं। इनिशियल और फाइनल का केस तो हम सोल्व कर चुके हैं, उसमें जो इनिशियल था उसको तो हम 90 डिग्री में कन्वर्ट करके आए हैं। अब अगर हमारा एंगल 90 डिग्री बनाता हो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, तो cos 90 रखोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो उस केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी प्रकार के स्पेशल केस हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के जो हमने उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो उस टाइम पे भी हमने इनको किया था। नेक्स्ट केस बचता है आपका लास्ट, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका इस डायरेक्शन में हो और आप इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दो ऐसे, किसकी डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। तो डायपोल कैसे रखा जाएगा, -Q इधर प्लस Q इधर, क्योंकि P की डायरेक्शन कहाँ होती है, माइनस से प्लस। तो दोनों के बीच का एंगल कैसा, 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू रखेंगे तो कैसा हो जाएगा, -1, माइनस पहले आ गया था, माइनस यहाँ आ गया तो क्या बनेगा, +PE। अब PE मैक्सिमम वैल्यू है, पॉजिटिव है, तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है। तो ये आपके पास जो है इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो किस प्रकार से उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की जाएगी और वो कितनी होगी किस किस एंगल पे, ये आपका जो है हमने इस टॉपिक के अंदर कैलकुलेट किया। अब इसके अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये दो टर्म्स क्या हैं। देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है कि अगर इस इक्विलिब्रियम में हमने अपने इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा हुआ है, देखिए एग्जांपल से देखते हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्टेबल किसको बोला, जब एंगल 0 हो, तो इसने इलेक्ट्रिक डायपोल को इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। क्लियर है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर जो है प्लस चार्ज पे इस प्रकार से, नेगेटिव पे इस प्रकार से फोर्स लगाएगा। ये दोनों आपस में बैलेंस कर दें एक दूसरे को। ये टॉपिक आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में करके आए हो। अब स्टेबल का मतलब क्या होता है कि अगर इस डायपोल को हम इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दें, अब ये ऐसे पड़ा हुआ था, हमने इसको यहाँ से रोटेट करवा के इस प्रकार से रोटेट कर दिया, ऐसे रख दिया हमने, इसी को यहाँ से पकड़ा और पकड़ के इसको हमने ऐसे रोटेट करवा दिया, -Q +Q। इसने कुछ एंगल बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। क्लियर है। अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है
तो जैसे ही हम इस डायपोल से अपना फोर्स हटाएंगे ये वापिस अपना इसी पोजीशन पे आ जाएगा। उसको तो बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो अनस्टेबल है, अनस्टेबल का मतलब है कि अगर उस डायपोल को हमने रोटेट कर दिया उसकी पोजीशन से तो वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं आएगा। अब वो कैसा है, वो 180 वाले केस में है। देखिए 180 वाले में कैसे रखेंगे हम, 180 में आपका पॉजिटिव चार्ज तो इधर हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेम यहाँ। तो इस केस में क्या होता है, अगर इसको हम डिस्प्लेस कर देते हैं इसकी पोजीशन से तो ये पॉजिटिव चार्ज आपको पता है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स लगता है, तो ये आपका रोटेट होके ऐसे भाग जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा और नेगेटिव इधर। तो ये वापस इस स्टेट में कभी नहीं जाएगा कि पॉजिटिव इधर रहे और नेगेटिव इधर। तो इसको बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? आज की क्लास में यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।